हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसमें होने वाला है महातांडव, वो भी क्या मैथ के सवालों का। चलिए बहुत सारे सवाल देखेंगे और इसी में से एग्जाम में भी आप लोग पूछ जाएंगे। अच्छे से समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, रटिए नहीं, हर एक चीज को समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आगे बिल्कुल उसको ढूंढ दो आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं महातांडव, मैथ का महातांडव, संपूर्ण महत्वपूर्ण सवालों का। चलिए शुरू करते इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आज के एग्जाम का आप सबको बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब मैथ में इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। चलिए पहला सवाल क्या है, देखिए निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए अपरिमेय संख्या वो होता है जो p बटा क्यू के रूप में नहीं होता है। सर p बटा क्यू क्या होता है? जैसे 3/2 है, ये p बटा क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। अगर कोई ऐसी संख्या जो इस रूप में नहीं रहता है, मान लो ऐसा कोई है 2.363454691 मतलब ऐसा आता रहेगा। अब नहीं पता आगे क्या आ रहा है, मतलब इसको आप कभी बटा के रूप में नहीं रख सकते हो। जब दशमलव प्रसार इस प्रकार रहेगा ना, तो इस प्रकार कभी भी ये संख्या p बटा क्यू के रूप में नहीं होगा, इसलिए आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। समझ रहे हो? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ये परिमेय संख्या होगा, क्यों? क्योंकि 3 को 3/1 ही तो होता है। 1/3 बट्टा में है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। √3 भाई साहब यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये रूट के अंदर में है। ठीक है, सुन लो मेरी एक बात को ध्यान से। अगर रूट के अंदर में ऐसी संख्या दिया हुआ है जिसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हाँ, अगर पूछता √9 क्या है, तो ये परिमेय संख्या होता, क्योंकि √9 का 3 हो जाएगा। लेकिन इसका तो आप थोड़ी निकाल सकते हो, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और एक बात सुन लो, पाई भी दोस्तों यहाँ पर पाई भी क्या होता है? पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। हाँ, 22/7 अगर बोलता तो आपका परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का वैल्यू कितना था? 3.14 आता रहता, समथिंग 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 आता ही रहता। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, लेकिन दोनों ये ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को परिमेय संख्या होगा। एग्जाम में आएगा तो आपको नंबर मिलेगा, गलत बनाओ तो भी, लेकिन ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई एक ऑप्शन आपका यहाँ से हटा देगा। समझ गए? चलिए बस चीजों को समझ के रखिए। अगला सवाल देखिए, 4/3 का दशमलव प्रसार है, शांत है कि अनवसानी आवर्ती है कि अनवसानी अनावर्ती, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको लोग भाग देके देख लेना। सबसे पहले भाग दोगे इसको तो क्या आएगा, देखो 3 एकम 3, फिर जाएगा 1 है, पॉइंट दिखो 0 आ जाएगा, 3 त्रिक्खा 9, फिर आ जाएगा 1, फिर पॉइंट 2 दिया हुआ है तो 0 आ जाएगा। मतलब अब ये वाला चीज रिपीट होता रहेगा, 10 10 आता रहेगा, मतलब 1.3333 आता रहेगा। तो क्या हो रहा है देखो, शांत नहीं है। ये शांत होता तो पॉइंट वो रुक जाता, जैसे 2.5 होता, ये शांत हो गया, रुक गया। यहाँ क्या 1.333333 आता ही रह रहा है, तो क्या होगा ये दोस्तों होगा पुनरावृत्ति। जी हाँ, या फिर कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती। तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अनवसानी। इसको प्रकार जो बस में प्रसार होता है उसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। तो सर अनवसानी अनावर्ती क्या होता है? शांत तो अब बता दी, पॉइंट वाला रुक जाएगा, जैसे 2.5 हो गया, 3.7 हो गया, ये सब क्या शांत है। अनवसानी आवर्ती भी बोल दिए, जो आवर्ती बार बार रिपीट होगा उसको आवर्ती। अनवसानी अनावर्ती किसको बोलते हैं सर? तो पॉइंट जो भागा दोगे ना तो इस प्रकार से आएगा 3 6 2, मतलब आता रहेगा। आपको यहाँ रिपीटेड नहीं होगा, रिपीटेड होगा तो अनवसानी आवर्ती हो जाएगा, और रिपीटेड नहीं होगा तो अनवसानी अनावर्ती होगा। समझ गए? अब इसको गुना करना है, सिंपल सा, बहुत आसान है। क्या करना है देखो, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। हम लोग का एक फॉर्मूला होता है क्या सर, a+b और इंटू a-b का एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a+b हो गया ये वाला। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये a-b हो गया ये वाला। तो a+b और a-b गुना में है, तो ये फॉर्मूला बोले a+b इंटू a-b का फॉर्मूला क्या होता है सर? a² - b² होता है। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला बोलो a+b इंटू a-b, या फिर उल्टा करके बोल दो कि a+b इंटू a-b बराबर a² - b² होता है। तो सिंपल सा इसको क्या लिखेंगे, a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर। बस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 9 में 3 गया तो 6 आंसर हो जाएगा। समझे मेरी बात को? ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दिया देखिए, 7 की पावर में 6/5 बटा 7 की पावर में 1/5 का मान क्या होगा? इसका मान निकालने बोला है। ठीक है, तो 7 की पावर में 6, जब भी इस प्रकार रहेगा ना बटा में, तो क्या करोगे, और अगर बेस सेम है, देखिए 7 7 दोनों में है और पावर में कुछ भी है, तो क्या करना, सीधा सीधे जब बटा में रहेगा ना तो उसको माइनस कर देना। क्या कर देना? माइनस 6/5, 7 के पावर में 6/5 माइनस 1/5। इसको माइनस करोगे तो 7 के पावर में क्या है, एलसीएम 5 आ जाएगा, और यहाँ 6 माइनस 1 हो जाएगा। सिंपल सा, 5 का एलसीएम ले लो, 5 एकम 5 तो 6 एकम 6, 5 एकम 5 तो एकम 1, एक ही होगा। तो 6 में गया तो 5, मतलब 7 के पावर में होगा 5 बटा में 5, ये काट देना एक बार में, यानी 7 के पावर में हो गया 1, यानी आंसर हो गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्या बात, अरे वाह गजब सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, बहुपद दिया हुआ है का घात होगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से, कान खुल के आप सभी एक साथ।
क्या होगा, घात मतलब होता है जो पावर में सबसे ज्यादा होता है। पावर मतलब सर माथा में, माथा मतलब सर, अरे भाई ये जो है ना x के पावर में 5 माइनस x के पावर में 4 प्लस 3, जो सबसे ज्यादा है घात वही होगा घात। सबसे ज्यादा क्या है, x के पावर में 5, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अगर ये वाला चीज नहीं रहता, अगर ये वाला ठो नहीं रहता तो तब घात कितना होता, तब आपका घात 4 हो जाता। यहाँ पर देख सकते हो 4 है, समझ गया ना। तो इस प्रकार जो सबसे ज्यादा रहेगा पावर में, x के पावर में, y के पावर में, z के पावर में, किसी के पावर में जो सबसे ज्यादा रहेगा वो होगा आपका घात। समझ गए हैं। अब शून्यक निकालने बोलेगा। देखिए हर एक प्रकार का सवाल, एक सवाल बाबू इससे फिक्स एग्जाम में, इसलिए मैं कहता हूं मेरे साथ अगर एग्जाम पे आप तैयारी कर लेना, मैथ में 40 में 40 कहीं नहीं जाएगा। मैं कर रहा हूं ना, आप अगर मेरे साथ पढ़ते हो तो बस देखो क्या आगे, पी एक्स बहुपद x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3 का घात हो गया। पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक क्या है, तो देखो शून्यक क्या आ जाए, 2x प्लस, जब भी शून्यक निकालने बोलेगा उतना बराबर 0 पुट कर देना, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर प्लस 1 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके -1 हो जाएगा। तो -1 हम लिख दिए, -1। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में है तो उधर जाके बटा हो जाएगा, -1/2 आपका आंसर हो गया। -1/2 ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। पढ़ जाओ आगे। बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है वो चीज आंसर हो जाएगा। गुना में कुछ दिख रहा है सर, कुछ भी तो नहीं है। जब जिसका कोई नहीं होता है उसका एक होता है समझ रहे हो, तो एक हो जाएगा। लेकिन माइनस में है ना सर एक्स स्क्वायर का आगे, तो -1 आंसर कर दो, क्या दिक्कत है। -1 आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका px, ये हो गया gx। तो px को gx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी शेषफल निकालने पर भाग देने मत लग जाना, ऑप्शन में है। ठीक है, तो क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, आप भाग देने यहाँ बोला है, लेकिन आप उससे भी जल्दी कर सकते हो। भाग दोगे तो लेट हो जाएगा ना, तो क्या करोगे, x प्लस जो 1 लिखा हुआ है ना, जो छोटा वाला होगा x प्लस 1 को, मतलब जिससे भाग देने बोलेगा, तो x प्लस 1 बराबर क्या पुट कर देना, x प्लस 1 बराबर हम 0 बैठा देंगे। तो x बराबर हो जाएगा -1। x बराबर -1 हो गया। जो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3 का x और प्लस का 1, ये दिया हुआ। तो कैसे करेंगे इसको, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू -1, तो -1 खाली बैठा दो, -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इंटू -1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इंटू -1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो बस इसको आगे सॉल्व करो, क्या होगा, -1 का क्यूब यानी कि -1 होगा, प्लस माइनस से -3 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस से -3, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ स्क्वायर था ना, हाँ स्क्वायर था, तो ये माइनस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, 3 एकम 3 प्लस 3 हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं हम आगे। आगे इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो -1 का क्यूब 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर -1 का स्क्वायर था तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस से -3 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ये 3 से 3 कटिंग, 1 से 1 कटिंग, आ गया आंसर 0। वाह, आप बन गए हीरो। चलो अब देखो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx बराबर है। इसको आपको गुणनखंड में तोड़ना है। तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर है। हमारा एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब प्लस ये वाला है, मतलब कह सकते हैं ये क्या है, 2ab, ये बीच में 2 होता है, 2bc ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये ab है और इसमें c है, तो ये क्या होगा, bc हो जाएगा। मतलब प्लस है ना बीसी में, मतलब हम मान लेते हैं, जस्ट मान लेते हैं, बी भी प्लस होगा और क्या होगा, सी भी प्लस होगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो या तो आप -a को माइनस मान लो, या फिर क्या करना है, दोनों को माइनस मान सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस है ना bc, तो आपका b में भी माइनस हो जाएगा, c में भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -a का लेके बनाओ तो भी आंसर आएगा, लेकिन अगर -b और c लेके बनाओगे ना तो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। समझ रहे हो, -b और c है तो b में माइनस होगा, c में माइनस होगा। कैसे सर, तो x का स्क्वायर रहेगा प्लस y की जगह पे ना -y का स्क्वायर हो जाएगा, z की जगह पे ना -z का स्क्वायर हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको तोड़ना है, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस तो किसी में देना पड़ेगा ना, या तो a में दो, b में दो, c में दो, जिसके अनुसार हम कैसे पता करें किसी केस में होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग का क्या है, यहाँ पर प्लस वाला है ना, मतलब क्या होगा, इसमें b और c में या तो आप दोनों में माइनस दे दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, से 2 b में अगर -b दे दिए और यहाँ पर c में -c दे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2bc हो जाएगा। या फिर क्या करो, आप दोनों को प्लस रहने दो। ठीक है, और मतलब माइनस क्या करना पड़ेगा, तब a में माइनस करना पड़ेगा, और a में माइनस करोगे तो यहाँ भी आपका x में माइनस करना पड़ेगा, लेकिन x में माइनस कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने उसे किया। ठीक है, तो बस वही चीज़ हो गया, x का स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस करना, और प्लस -z का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए में क्या है, x है, इंटू बी में क्या है, -y है, हो गया।
प्लस 2b से, तो 2b में क्या है, माइनस वाई है, और c में क्या है, c में है माइनस जेड, हो गया। अब प्लस 2c है, तो 2 हो गया, c में हो गया माइनस जेड, और a में क्या हो जाए, a में हो जाएगा x। बस कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस किस में है, बी में और सी में। तो ये फॉर्मूला किसका बैठ रहा है, ये फॉर्मूला बैठ रहा है ए माइनस बी माइनस सी, इसका फॉर्मूला बैठ रहा है, इसका होल स्क्वायर है, तो बस वही वाला आंसर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो गया जी। चलो आगे बढ़ो, इस प्रकार सॉल्व और बता दूंगा, ठीक है, एक दो रिवाइज करना और आसान हो जाएगा। चलो देखो, बोला है क्या कि एक्स माइनस वाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में व्यक्त करने पर ए बी और सी का मान बोलने बोला आप लोग को। तो कैसे करोगे और बी और सी का मान, तो देखो कोई भी जो आपका रैखिक समीकरण होता है ना, ये होता है इस रूप में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इससे जब इसको आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर है एक्स माइनस वाई बाई 5 और माइनस 10 बराबर 0। तो ए एक्स ए में कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं, तो ए कुछ नहीं होता है तो 1 हो जाता है। चलो ये का मान हो गया। बी में कुछ दिख रहा है, देखो बी में माइनस है तो माइनस हो जाएगा पहले, क्योंकि हम लोग का जो इक्वेशन होता है किस में, प्लस के रूप में होता है ना, लेकिन माइनस तो माइनस हो गया। और क्या वाई तो है लेकिन बटा में 5 है ना, तो 1/5 हो जाएगा, माइनस 1/5 हो गया। और सी का मान क्या हो गया, माइनस 10 हो गया। तो बस हो गया, ए का मान 1, बी का माइनस 1/5 और सी का मान 10। तो 1 माइनस 1/5 और सी का 10, 1 और माइनस 1/5 सी का 10, ये हो गया ऑप्शन नंबर क्या, माइनस 10 है ना, तो माइनस 10 ऑप्शन डी हो जाएगा। सी का मान माइनस 10, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये वाला आपका सही उत्तर। ए का मान 1, बी का मान माइनस 5, सी का मान 10। समझ गया, बस इसी प्रकार से आपको करना है। समझ गया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई का आलेख कैसा होता है। तो सुन लो, दो चर मतलब क्या, एक चर क्या होता है जिसका मान बदल सकता है, जैसे x क्या है, चर है, y क्या है, चर है, z क्या है, चर। ये सारे चर जिनका वैल्यू बदल सकता है। भाई साहब x का वैल्यू कुछ भी रख दो, इतना बेवफा है कि हर बार बदल जाता है। x का मान 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उस प्रकार y भी, उस प्रकार z भी है, तो इसे बोलते हैं चर। तो जब भी दो चर वाला पूछेगा ना, याद रखना एक सरल रेखा होगा। ठीक है, क्या होगा, एक सरल रेखा। तो एक सरल रेखा होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, याद रखना। x माइनस 2y इक्वल टू 4 का एक हल है। हल मतलब क्या है, इधर क्या है, 4, मतलब ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये 4,0, 0,0, 4,1 और 0,4, ये x, y का निर्देशांक दिया हुआ है। तो x y का इसमें से कौन सा वैल्यू मैं पुट करूं कि इधर भी मेरा क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो मेरा समीकरण का हल निकल जाएगा। समझ गए ना, क्यों 4, क्योंकि इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो जो ऑप्शन बैठाने पर इधर मेरा 4 आ जाए, बोलेंगे वही वाला आंसर है। तो पहला बैठाएंगे क्या है, देखो 4, तो x में 4 रख देंगे और y में 0 रख देंगे, तो 4 में से 2 जाएगा, तो सॉरी 4, देखो x में 4 बैठाएंगे, माइनस 2y है ना, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 0, बाद वाला y होता है, तो ये 4 ही हो जा रहा है। मतलब यही ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन यही आंसर। बाकी किसी भी ऑप्शन को बैठा लोगे नहीं आएगा। 0 0 बैठाओ, x 0 हो जाएगा तो भाई 4 आएगा ही नहीं। 4 और 1 बैठाओ तो 4, एक से 4 हो गया, और एक जगह पे 1 यानी 2 1 1, 4 में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, नहीं होगा, इसी वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान क्या होगा। अरे भाई इतना आसान, देखो बिंदु जब भी दिया रहेगा ना, तो सुन लो x, y के रूप में दिया रहेगा। जब भी कोई बिंदु दिया रहता है, पहले होता है x, उसके बाद होता है y, ये होता है निर्देशांक। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू कितना है, 4 बैठा, तो इसमें क्या है 3, y का मान कितना बैठा देंगे, 4 बैठा देंगे, बराबर a है तो a, और x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 बैठा दो, और प्लस का 7, वाह हो गया बात। क्या करोगे, 3 चौके हो जाएगा 12, बराबर 3 इंटू ए हो जाएगा 3a, और प्लस का 7। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, इधर प्लस है 7, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 12 माइनस 7 और बराबर हो जाएगा 3a। 12 में 7 गया तो 5, तो 3a बराबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 3a बराबर 5, तो a बराबर 5/3, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, तो 5/3 आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, कहां पर काट रहा है, यहाँ पर, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, कटान बिंदु। जहां काट रहा है तो वो हर कोई बोलेगो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं सर। तो मूल बिंदु हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऐसा भी सवाल रह सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो इसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है मेरे भाई, याद रख लेना। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है, तो एक्स अक्ष पर कोई भी जो निर्देशांक होगा, सुन लो, एक्स अक्ष पर एक्स का तो मान मिलेगा, पर सुनो y का मिलेगा क्या,
अगर x का घर में खोजोगे तो y का समान कहाँ से मिलेगा, मतलब y 0 हो जाएगा। तो इस x में अक्ष का क्या होगा, x, 0 हो जाएगा, क्योंकि y तो होगा नहीं। तो x अक्ष पर एक बिंदु का निशान किस रूप में होगा, x, 0 के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वही अगर y अक्ष में पूछता तो क्या होता, 0, y के रूप में, याद रख लो। दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, दो भिन्न रेखा, ये भिन्न रेखा, एक भिन्न रेखा, कुछ उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है, नहीं ना, नहीं आ रहा है। तो दो भिन्न भिन्न रेखाएं हैं, उसका उभयनिष्ठ बिंदु एक भी नहीं हो सकता। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर क्या होता है, न्यून कोणों का अंतर दोस्तों हमेशा न्यून कोण ही होता है। कैसे सर, न्यून कोण मतलब 90 से कम। मान लेते हैं एक 85 डिग्री है, एक 45 डिग्री, माइनस करो कितना आएगा, 90 से कम ही आएगा ना। एक है मान लो तो चलो 90 है ना, एक को मान लेते हैं मैं 89 डिग्री मान लेता हूँ, चलो 90 से जस्ट कम 89 डिग्री, और एक को 20 डिग्री मान लो, कितना हो जाएगा 69 डिग्री। 90 से कम ही हो रहा है भाई साहब, न्यून कोण मतलब ही 90 से कम होगा, तो उसका अंतर भी निकालोगे तो 90 से कम ही तो आएगा, तो एक न्यून कोण ही हो जाएगा। सही बात है ना, 90 से कम तो न्यून कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कौन से कोण कहलाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों दो कोण मिला करके 90 डिग्री होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, पूरक कोण बोलते हैं। वही अगर ये पूछ देता कि जब दो कोणों का योग मिलाकर 180 डिग्री हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं। समझ गए, बहुत बढ़िया। 90 डिग्री होगा दो कोणों का योग तो पूरक कोण, 180 होगा तो संपूरक कोण। आकृति में x का मान क्या होगा, अरे भाई देखो, अब देखो ये रेखा है, ये भी रेखा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। क्यों सर, शीर्षाभिमुख कोण, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 130, तो ये भी कितना हो जाए 130 डिग्री। अब देखो ये रेखा है, ये रेखा, ये काट रहा है, तो ये कोण प्लस ये कोण दोनों मिलाकर के होता है 180 डिग्री। सही बात है ना, याद रखना। दो समांतर रेखाओं के एक ओर का कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी x हो गया ये, तो लिखते हैं x, और प्लस ये वाला कोण कितना हो गया, इधर 130 हो गया, 130 बराबर 180 डिग्री। बस इसको माइनस कर देना, तो 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखो ए बी सी, ए बी, अगर नाम इसमें पता चल जाएगा। देखो ए बी है तो ए बी सी होगा तो क्यू आर पी होगा, कहीं भी ए बी सी क्यू आर पी है नहीं है। अगर बी सी है तो बी सी ए होगा तो पी आर क्यू हो जाएगा, तो बी सी ए और पी आर क्यू कहीं है, पी आर क्यू सर यहाँ दिख रहा है, तो ये बी सी ए है क्या, बी सी ए लिखो या फिर सी बी ए लिखो, बात तो एक ही है ना। बी सी को आप सी बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वाला, भुजा तो ही है, चला भुजा, भुजा हुई है ना, चला चला बोल रहा हूँ, चलो बढ़िया है। तो क्या हो जाए सी बी ए और पी आर क्यू, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ मिला लो ना, देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, ये पी आर हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा तो पी आर हो जाएगा, ए सी हो जाएगा तो पी क्यू हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा तो पी क्यू हो जाएगा। तो ऐसे करके मिला लेना है इसको, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे रह सकता है। दो समकोण त्रिभुज एबीसी और डीएफ में कर्ण एसी बराबर डीएफ है तथा अन्य भुजा बराबर हो तो निम्न में से कौन सा सर्वांग समता नियम काम करेगा। तो सुन लो मेरे भाई, जब भी कर्ण और भुजा का बात आएगा तो उसमें हमेशा आरएचएस होगा, यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। राइट मतलब समकोण त्रिभुज में, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और साइड मतलब कोई भुजा। आई बात समझ में, यानी किसी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। उसको कौन सा सर्वांग समता नियम बोलते हैं, आरएचएस सर्वांग समता नियम बोलते हैं। नाम में ही लिखा है, आर मतलब राइट मतलब समकोण, एच मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और एस मतलब भुजा मतलब भुजा, साइड मतलब भुजा। तो कर्ण और भुजा हो गया, आरएचएस हो गया। आगे बढ़ जाओ। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जब भी होगा दोस्तों दो भुजाओं का जोड़ना हमेशा तीसरी भुजा से बराबर होगा, चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो त्रिभुज ही गलत है, बस इतना याद रखना। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ना दोस्तों, परस्पर जो होता है लंब होता है, ठीक है, परस्पर क्या होता है, लंब होता है एक दूसरे पर, इसके विकर्ण परस्पर लंब होता है, याद रखना, याद रखना, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि देख सकते हो यहाँ पर, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है। तो याद रखो कोई त्रिभुज है, दो भुजाओं की ये जो मध्य बिंदु है इसको मिला दिए, तो ये जो तीसरी भुजा है इसके क्या हो जाएगा। तो देखो ये तो बराबर तो होगा नहीं इससे, और क्या डबल दोगुना तो होगा नहीं, हाँ ये चीज
इसका आधा जरूर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इसको प्रूव भी कर सकते हो आप, अभी करानी हो, लेकिन याद रखना आधा हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा परिच्छेद करती है। दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा उसको काट रहा है, तो अंत कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज होता है। अंत कोण क्या है? ये वाला अंत कोण है, ये वाला अंत कोण है, ये वाला अंत कोण है, ये वाला अंत कोण है। इससे एक चतुर्भुज जो बन रहा है, मान लो इसका समद्विभाजक ये है, इसका समद्विभाजक ये है, इसका समद्विभाजक ये है, इसका समद्विभाजक ये है। इस प्रकार जो बन रहा है ना दोस्त आकृति, इसे हम लोग बोलते हैं आयत। क्या बनता है? एक आयत बन जाता है मेरे भाई, याद रखना। तो क्या हो जाएगा? ये आयत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? अगर बोल रहा है कोई त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, ये समांतर रेखा है, ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया, और इसी आधार पर और एक क्या बना दिए? एक समांतर चतुर्भुज ऐसे करके बना दिए, ठीक है, ऐसे करके एक समांतर चतुर्भुज मान लो बना दिए, तो क्या होगा बोलो? तो ये जो होगा याद रखना, इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्या होगा? तीन असंरेखी बिंदु, असंरेखी मतलब कहीं भी होगा, से वृत्त बनेगा। कितना वृत्त? तो सिर्फ एक ही वृत्त बनेगा भाई इस तीनों से, ठीक है, एक ही वृत्त बनेगा ना। तीन बिंदु है, कहीं भी ले लो, तो इससे दो वृत्त कैसे बनाओगे? दो वृत्त बना पाएगा? नहीं पाओगे, तो एक ही वृत्त बनेगा ना। यदि आकृति एबीसीडी एक चतुर्भुज चतुर्भुज है जिसमें एसी और बीडी विकर्ण है, कोण बीसीडी का मान ज्ञात करे। यहाँ पर देख लो, ये फिगर आपका दिया, ये वैल्यू दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का ट्राई करना, क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा, अगर बन जाएगा तो कमेंट करके बोलना, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लूंगा। ये भी कमेंट कर देना कि सर नहीं बना, आप बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लूंगा, ठीक है। लेकिन बनेगा तो जरूर कमेंट करके आप लोग बोलना, देखता हूँ किसका किसका बनता है ये वाला। अगला सवाल देखो, एक त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है यदि। दोस्तों वो त्रिभुज कभी भी नहीं बन सकता जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजाओं से बड़ा नहीं होता है। तो हमेशा त्रिभुज दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जो दो भुजा का डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से छोटा होनी चाहिए। तो एक तो क्या है, ये वाला देखो, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा संभव नहीं है बोला है ना, तो दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का अगर अंतर निकाले तो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हैं और जिसका परिमाप दिया हुआ है। दो भुजाएं मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये परिमाप दिया है। तो मैं लिख सकता हूँ परिमाप 32 बराबर कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है? परिमाप होता है। कितना दिया है परिमाप? 32 दे दिया है। तो ए और बी मान लेता हूँ 8 है और 11 है, तो सी हम यहाँ से निकल जाएगा। सी कितना हो जाएगा? इधर 8 और 11 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 32 में से 19 माइनस कर देना, 19 और 1 20, 12 और 1 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि सी बराबर कितना आ गया? सी बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ये दो ही फॉर्मूला यहाँ लिखा ही हुआ है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है। बस वैल्यू बैठा दो। एस मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या हो जाए? परिमाप कितना है? देखो परिमाप है 32, तो एस कितना हो जाएगा? 32 का आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 लिख देना, ठीक है। एस माइनस ए यानी कि 16 माइनस ए कितना है? 8। एस माइनस बी यानी 16 माइनस कितना है? 11, और एस माइनस सी यानी 16 माइनस कितना है? 16 माइनस 13 आया ना। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए। बस वो कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ रहा है कमेंट करके जरूर बोलना। देखो 16 में 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16 में 8 जाएगा तो 8, 16 में 11 जाएगा तो 5, और 16 में यहाँ पर 13 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16 हो जा रहा है, 16 8 5 3, 16 8 5 3, तो इसको सॉल्व करना आ जाएगा। ये ठीक है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुना 2, इसको लिख सकता हूँ 8 गुना 2, तो 8 गुने 2 गुने 5 गुने 3, तो एगो 8 गुना 2 हो गया, पहले से एगो 8 है ही, उसको का ही छोड़ दिया, उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। 2 को 8 में से एगो 8 निकल जाएगा, तो बचा क्या? 2 5 10, 10 या 30, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो हीरोन का सूत्र सिंपल सा होता है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दिया हुआ है, जहां ए बी और सी क्या होता है? वहां पर ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
एक घनाकार डिब्बे का किनारा दिया है 10 सेंटीमीटर, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो कुल पृष्ठफल होता है कितना, याद रखना 6a² होता है, यानी कि 6a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 6 गुना 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दिया है? तो कुल पृष्ठफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, देख लो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, सीधा एक नंबर उठा लोगे। गोले का आयतन पूछा, डायरेक्ट पूछा है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यू कर दो। कहाँ है 4/3 पाई आर क्यू? सर कहीं नहीं दिख रहा 4/3 क्यू पाई आर क्यू, कहीं तो दिखेगा, जरा सा ध्यान लगाओ। गोले का आयतन पूछा है 4/3 पाई आर का क्यू, एक मिनट, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोला बोला है ना, तो 4/3 पाई आर क्यू, एक मिनट इसको देखो तो 4/3 होना चाहिए। देखो ये ऑप्शन सी को देखो तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, 6 पाई और 2 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 8 आर का क्यू। इसको लिखेंगे हम क्या, कर जाएंगे 2 चौरे 8 और 2 तिया 6, ये देखो ऊपर में 4 नीचे में 3, 4/3 पाई आर क्यू हो रहा है 4/3 पाई आर क्यू। थोड़ा सा अलग करके लिख दिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो बिल्कुल इस प्रकार का भी ऑप्शन दे सकता है। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या दिया है 6 और ऊंचाई दिया है 7? तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या करना, 1/3 लिख दो, पाई का मान 22/7 लिख दो, आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 हो जाएगा, और एच कितना है, एच 7 है, तो 7 एकम 7 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुना कर दो, ठीक है, तो 44 को 6 से गुना कर कितना, 4 6 4 24 का 4 हाथ मेरा 2 4 24 25 26, 264 हो रहा है क्या, 264 हो रहा है। अरे भाई पाई का वैल्यू लिखने मना किया, तो पाई का वैल्यू मत लिखो ना, बिना पाई का बना लो, क्या दिक्कत है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो 1/3 का 1/3 रख दो, पाई का लिख दो पाई, आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और इंटू एच कितना है 7 हो जाएगा, 3 12 36 कट जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, और पाई का पाई 12 सत्ते 84 पाई आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेंटीमीटर और आयतन है तो क्यू होगा, 84 पाई सेंटीमीटर क्यू बोला है ना, क्यू कहाँ पर है, 84 पाई और कहीं है 84 पाई सेंटीमीटर, एक मिनट, ये सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर एच ना, सेंटीमीटर क्यू होता, 84 पाई सेंटीमीटर क्यू कहीं नहीं लिखा है। अच्छा आयतन बोला है ना तो क्यू होना चाहिए, समझ रहे हो, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, क्यू होता है, आप लोग याद रखना, ठीक है, 84 पाई सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, ऑप्शन एग्जाम में आएगा तो सेंटीमीटर क्यू दिया रहेगा। गणित की परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक कितना है का परिसर कितना? परिसर मतलब होता है क्या, परिसर मतलब याद रखना होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। एग्जाम में एक क्वेश्चन छप चुका होगा, उच्च मान सबसे ज्यादा क्या है 95, सबसे निम्न मान क्या है, सबसे कम क्या है 25, घटाव कर दो तो 0, तो में 2 गया तो 7, 70 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य का सूत्र है, अवर्गीकृत बारंबारता माध्य के लिए सूत्र होता है, माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, समझ गए। चलो अगला फॉर्मूला हम लोग का, सॉरी अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, ये दिया हुआ है। बहुलक क्या है, तो बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा क्या आता है, देखो 3 है 3 है 3 है 3 है, 4 बार 3 आ रहा है ना, 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक 3 हो गया। प्रायिकता बोला है कि E1 E2 प्रायिकता है, तो इनमें क्या सकता है, तो प्रायिकता E1 और E2 दो घटने की प्रायिकता है, ठीक है, तो प्रायिकता क्या, और किसी अपप्रयोग की दो घटना है, ठीक है, किसी अपप्रयोग की दो कोई भी या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, तो दो घटना का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है, प्रायिकता होने का प्लस नहीं होने का हमेशा क्या होता है, एक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने के बाद पता चला कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं, तो एक किए गए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही होने की प्रायिकता कितना है? टोटल दिन कितना है 250, सही कितना है और 175, भाग दे दो, 175 बटा 250, कटेगा कुछ, बिल्कुल कटेगा, 25 10 से 250 और 25 छूक 25 7 175, 0.7 यानी कि ऑप्शन नंबर भाग दे दो। अरे भाई 7 बटा 10 ही आ रहा है ना काट के, तो 7 बटे 10 यानी कि 0.7 क्या हो जाएगा, 0.7 हो गई बात। और आज का अंतिम सवाल आप लोगों का 41 नंबर, ठीक है, यहाँ पर और भी सवाल है क्या, और भी है लेकिन 41 मत देख लो, मैं आगे बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को 40 सवाल ही मेन है। इसको कर दो 41 के 125 के पावर 1 बटा माइनस 1 बटा 3 है ना, तो इसको नीचे ले आओ, 125 के पावर अब माइनस हट जाएगा, समझ लो जब भी पावर में माइनस रहेगा उसको नीचे ले आना, पावर माइनस से हट जाएगा, तो 5 के पावर में कर दो 3 और उसके पावर में है 1 बटा 3, ये 3 से 3 कटिंग ऊपर में 1 है ना, तो 1 बटा 5 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया,
कुछ नहीं करो, अगर ये है ना तो इसको नीचे ले आओ, तो पावर हट माइनस हट गया। अब 125 को 5 के पावर में 3 लिख सकते हो, और पावर में फिर से 1/3 है, तो 3 3 तो कटे जाएगा, तो 1/5 बचेगा ना जी, तो 1/5 आंसर हो गया। क्या निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या दोस्तों कौन होता है? जो p/q के रूप में होता है। तो भाई ये तो परिमेय संख्या हुआ नहीं, क्योंकि रूट के अंदर में है, इसका पूरा पूरी वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते हो। जैसे 4 का तो 2 निकल जाएगा, वैसे जैसे रूट 4 होगा इसका तो 2 निकल जाएगा, ये तो हो जाएगा, बट रूट 3 नहीं होगा, इसका नहीं निकाल पाओगे। पाई आपका अपरिमेय संख्या हो तो ये भी आपका नहीं होगा। 4/0 नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए भाई, तो ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। ये आपका परिमेय संख्या हो जाए, क्योंकि 0/4 के रूप में है, p/q के रूप में है। जो भी संख्या p/q के रूप में रहता है वो परिमेय संख्या होती है। अब आप बोलोगे सर ये भी तो p/q के रूप में है, लेकिन मेरा एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन सर? कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p/q के रूप में तो होता है, बट ये जो q नीचे वाला है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। भाई साहब यहाँ नीचे 0 दिया गया है, कैसे ले सकते हो? इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है? देखिए इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। 1 और 2 के बीच में क्या क्या आता है? 1 और 2 को भाग दो तो क्या आएगा? 0.5 आ रहा है यहाँ पर। इसको भाग दो तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। इसको भाग दो तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा, और इसको भाग दो क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो इसके 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है? 0.5, तो 1 से कम हो रहा है ना। अच्छा 1.5 सर 1 और 2 के बीच में होता है, मतलब ये वाला सही है क्या? बिल्कुल यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 2 तो होगा, तो 2 तो नहीं, 2 इसके बीच में बोला है ना, तो 2 आपको ले नहीं सकते हो। 1 और 2 को नहीं ले सकते हो, इसके बीच में बोला है, तो 1 को छोड़ करके 2 को छोड़ करके उसके बीच में लेना है, समझ रहे हो ना। और ये तो 2 से ज्यादा हो रहा है, नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 0.6 के ऊपर बार बराबर है 0.6 के ऊपर बार इज इक्वल टू, कैसे करोगे इसको? जब एक संख्या के ऊपर बार रहेगा ना, तब दोनों तरफ आप गुना कर देना, किससे? 10 से। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर क्या है? 1 मिनट का आई दिक्कत कर रहा है भाई, बनाने दो ना सही से। ये हो जाए क्या? माना x बराबर क्या हो? 0.6 के ऊपर बार है, तो बार मतलब ना दोस्त कि ये 6 बार बार आएगा, 6 ये आता रहेगा। और चूंकि एक संख्या रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ किससे गुना कर देंगे हम? 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? 10 x हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 6.66 हो जाएगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। क्यों होगा? क्योंकि 0.6 है, 10 से जब गुना कर दोगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा। समझ रहे हो? यही वाला बात है। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल। मैं आगे इसी को देखते हैं आगे क्या करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना भी 6 लो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट है मतलब बहुत सारा 6 आएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर ये रूल है, याद रखना रूल को, 9x हो जाएगा। और इधर घटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद इधर क्या 6 6 6 6 6 आता जाएगा, पॉइंट के बाद इधर क्या 6 6 6 6 आता जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद वाला संख्या मैच हो रहा है, मतलब ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? सिर्फ 6, यानी 9x बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 6/9 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2/3 आपका बहुत सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 32 के पावर 2/5 दिया है, तो 32 के पावर में 2/5 है, तो आप नीचे वाला दिखना क्या है? 32 के पावर में 2/5, सुन लो। तो आपको दिखना है नीचे वाला, नीचे क्या है? तो नीचे क्या है? 5। तो किसको 5 बार गुना करेंगे कि 32 आ जाएगा? बोलो। तो 2 को गुना करेंगे 5 बार, यानी 2 के पावर में 5 आएगा तो 32 हो जाएगा, और पावर में है 2/5। अब क्या करेंगे? 2 के पावर में 5 को 2 के पावर में 5 लिख देंगे। ये जो होता है ना, ये गुना होता है, तो पावर में 2 गुना 2/5 हो जाएगा। 5 5 कटेंगे, 2 के पावर में 2 आ जाएगा, यानी 2 के पावर में 2, यानी 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, 4 हो गया उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। कितना आसान सवाल है ना। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? सुन लो, जब किसी भी बहुपद मतलब एक पद से ज्यादा, जिसमें x रहेगा y रहेगा, इसमें तो 2 पद x पद से ज्यादा रहेगा, तो देखो इसमें बहुपद दोस्तों वही होता है ना जिसमें x का पावर में एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो यहाँ रूट में है, तो रूट वाला करोगे तो रूट x करोगे तो ये होता है x के पावर में 1/2। ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है सर? या तो 1 2 3 4 5 6, मतलब सॉरी पूर्ण संख्या वाला प्रकृत संख्या होगी, मतलब 1 से स्टार्टिंग होकर होगी। तो अगर किसी के पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पावर में हो तो वो आपका बहुपद हो जाएगा। ये रूट में है, ये नहीं होगा। यहाँ पर सर स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो क्या है, रूट में है ना, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सर x में है सर, तो ये हो जाएगा। कैसे होगा सर? ये तो रूट में है, मैंने कहा क्या। अगर x के पावर में, अगर y के पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, संख्या हम नहीं देखेंगे, x और y को देखेंगे। अगर x और y हमारा सही सलामत है, पावर में अगर प्रकृत संख्या है 1 2 3 4 कुछ भी है आगे जो भी, तो आपका ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुपद है, हर इनमें से तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे और सवाल रहेगा, 2 बता दूंगा। बोल रहा है x³ + 1 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा?
तो शेषफल निकालने जब भी होगा ना छोटा वाला को जीरो पुट कर दो, तो x प्लस वन बराबर क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो x पर आ जाएगा -1। बस इस -1 का वैल्यू इसमें बैठा देना जो भी क्वेश्चन रहेगा। तो एक्स क्यू क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 है, -1 है, x का वैल्यू बैठा दो, x का वैल्यू -1, तो -1 का क्यू हो जाएगा और प्लस होगा 1 हो जाएगा। माइनस का 1 का क्यू -1 होता है और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है पी एक्स बराबर x माइनस 5 का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक जब भी बोलेगा तो उस पी एक्स बराबर 0 यानी x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। शून्यक मतलब x का वैल्यू निकालने बोला होता है। ऐसा मत कर देना कि सर शून्यक बोला है ना तो यहाँ x से शून्य रख देंगे तो 0 - 5 कर देंगे तो -5, ये वाला सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। शून्यक मतलब x का वैल्यू होता है, याद रखना। तो शून्यक बोलेगा तो x - 5 को 0 बैठाना, तो x बराबर -5 उधर जाके हो जाएगा +5, जो कि x बराबर हो गया 5। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है y² - 5y + 6 का गुणनखंड क्या है। y² + 5y + 6 का गुणनखंड हो जाएगा, तो देखो इसको तोड़ेंगे y² और -5y को तोड़ेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, लास्ट को 5 से गुना कर दो, 6 एकम 6 हो जाएगा। अब 6 को दोस्तों तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 2 × 3 2 × 6 होता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि -2y और -3y और प्लस का 6, सही है ना। y² - 2y - 3y प्लस का 6। अब क्या होगा, देखो क्यों करेंगे सर ऐसा, इसको आप लोग करोगे देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 3 क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा ना। इसको गुना करोगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6y का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में कुछ आएगा तो कॉमन ले लो, क्या आएगा कॉमन, y, तो क्या हो जाएगा y - 2 इसका हो जाएगा। और यहाँ पे -3 और 6 में क्या कॉमन आएगा, 3 का पारा में दोनों आता है, तो -3 कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा y - 6, सही है ना। 1 मिनट कुछ गलती है, y - 6 नहीं सॉरी y - 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 3 दो नीचे होता है। और एक बात समझ लो, तो ये जो लिखे यहाँ पर बीच में -3 और -2 -5y हो जाएगा, गुणा करो 2 3 6 तो 6 हो जाएगा। गुणनखंड आप लोगों को आएगा, नहीं आता तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन गुणनखंड आना चाहिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आएगा। तो y - 2 दोनों में है ना, तो y - 2 कॉमन ले लो, वैसे आसान है कुछ नहीं इसमें, और y - 3 कर दो और इतना इक्वल टू 0 कर दो। तो एक बार हो गया y - 2 बराबर 0, एक बार होगा y - 3 बराबर 0, हुआ ना भाई। एक बार y - 2 बराबर 0, एक बार y - 3 बराबर 0 कर दो, दोनों को बराबर 0। तो एक बार y - 2 बराबर 0 करो, तो y बराबर, चलो अरे भाई गुणनखंड तो निकालना था, y - 2 y - 3 कर दो, कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, सही है ना। अब बोला है इसका हल क्या होगा। एक सवाल तो इससे पक्का रहेगा, जिस प्रकार का मैं सवाल बोल रहा हूं उसी प्रकार का सवाल आप लोग एग्जाम में पूछेगा। हल है तो इको आएगा ही। हल में क्या करना है सुन लो, आज तक नहीं पढ़े हो या पढ़े हो जो भी है, हल निकालने बोलेगा मतलब इधर कितना है 7, तो इधर हम x और y में ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि मेरा 7 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 0 है x का, y का भी 0, तो 0 0 रखो, 0 + 0 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। यहाँ देखो x 3 y 0, तो x के पे 3 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, तो 3 + 0 7, नहीं हो रहा है भाई। अगर इसको करेंगे तो y है 4 और x है 0, तो 0 + 4 नहीं होगा। इसको x3 y4, तो रखो 3 + 4 7, हाँ सर ये ऑप्शन हो जा रहा है, 7 आ जा रहा है, यानी यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन से मतलब ये ऑप्शन के हिसाब से जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे इसको, इसलिए मतलब इसका कोई भी आंसर हो सकता है। क्या 5 और 2 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 2 नहीं है ना, ऑप्शन में जो होगा उसके हिसाब से समझाएंगे, समझ रहे हो। x बराबर 0 y बराबर 0 किस समीकरण का हल है, x बराबर 0 और y बराबर 0 कौन सा समीकरण का हल है। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रख दो, जहां भी दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा वही हल हो जाएगा। x का मान 0 रखो, y का मान 0 रखो, जिस भी समीकरण में सेटिस्फाई करेगा वही आपका हो जाएगा हल। सेटिस्फाई यानी कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब जो है देखो क्या, x का वैल्यू y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 रख दी, y का वैल्यू 0 रख दी, तो 0 बराबर 4, y की जगह पे 0, यानी 0 बराबर क्या हो, 4 × 0 0। ये बिल्कुल दोनों तरफ 0 0 आ रहा है, मतलब दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा उत्तर। अच्छा सर इसको भी देख लो क्या होगा, इसको रखेंगे तो क्या होगा, 2x है तो 2, 0 प्लस y की जगह पे 0 बराबर 7। अच्छा देखो 2 × 0 0 हो गया, 0 + 0 0 बराबर 7, सही हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही सही होगा। आसान है कि नहीं है। अगला सवाल है, दिया गया आलेख किस समीकरण का है, समीकरण को बोला है। तो दिया गया आलेख पहले 2 बिंदु दिया है, क्या क्या देख लो, 0,2 और 2,0। तो 0,2 और 2,0 जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही आपका आंसर हो जाए। सर सेटिस्फाई करने का मतलब देखिए, आप x का वैल्यू y का वैल्यू पहले इस वाला रखोगे फिर ये वाला रखोगे, और जो बराबर आ जा रहा है वही आंसर हो जाएगा। चलो 0,2 रख के देखते हैं, तो 0 और 2, 0 किस में रखते हैं, x में रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे 0, इसमें रखेंगे 2, तो क्या होगा 0 + 2 2 हो जाएगा। इधर तो आपका 2 है ही, y बराबर कितना 2, मतलब एक जो है इस सेटिस्फाई हो जा रहा है पहला ऑप्शन से, ठीक है। ये पॉइंट से, अब इस पॉइंट से भी कर लेते हैं, 2 और 0, तो x जगह पे क्या रखते हैं 2, y की जगह पे 0,
तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा और y है 0, सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये गलत हो जा रही है, ये नहीं होगा। अगला देखो y बराबर x - 2, तो y बराबर x - 2, पहले इसको रखो, x यहाँ पे 0 रखो तो 0 - 2 और y की जगह कितना रखो 2 रखो, तो 2 बराबर होगा 0 - 2, तो 2 बराबर -2 बराबर हो रहा है? बिल्कुल नहीं, मतलब ये तो यहीं भी खत्म हो गया। एक को काम नहीं कर रहा, दूसरा करे भी तो क्या, एक को तो काम नहीं कर रहा है ना, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी देखो इसमें y बराबर -x + 2, तो y बराबर -x + 2, इसको रखो x का 2 y का 0, तो x का 2 y का 0 हो गया और x का रखो 2, तो -x जगह पे -2 हो गया और +2, तो ये हो गया 0 बराबर ये भी 0। सर ये वाला तो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये वाला हो गया काम। चलो इसको भी रख दे लिखते हैं 2,0 को, तो 2,0 रखें, मतलब x में 2 y में 0, तो y में रख दिए 0 और x में क्या 2, तो -2 और +2 क्या हो जाए 0 बराबर 0। मतलब ये भैया हमारा सही उत्तर हो जा रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। समझ गया? निर्देशांक -2,4 का भुज है, तो इस प्रकार का जब भी सवाल रहेगा ना तो सुन लो, x, y हमेशा निर्देशांक क्या होता है x, y, जो x वाला होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, जो y वाला निर्देशांक होता है उसको क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। इसको कान खोल के सुन लो, एग्जाम में आएगा ही कि जो x का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं भुज, जो y का वैल्यू होता है उसको बोलता है कोटि। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है भाई -2 है, तो -2 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गया ना? बिंदु G का निर्देशांक बोला है, तो G का निर्देशांक यहाँ पर है, देखो सबसे पहले लिखते हैं x और उसके बाद लिखते हैं y। तो देखो x y में क्या लिखोगे, अरे भाई रुकना, तो x y में क्या हो जाए, देखो x में क्या कर रहा है यहाँ पे कर रहा है, मतलब x में 2 पे कर रहा है, y में क्या पर कर रहा है -2 में, तो 2, -2 G का निर्देशांक हो जाएगा। सही 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 सही, समझ गया? अगला बिंदु -2,4 स्थित है, -2,4 कहाँ स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो -2,4 x क्या है माइनस में, x माइनस क्या होता है इधर होता है, और y क्या है प्लस में, y प्लस किधर होता है इधर होता है, मतलब कौन वाला घर आ रहा है इधर और इधर में कौन वाला घर आ रहा है ये वाला। ये कौन सा चतुर्थांश है भाई, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, मतलब ये वाला ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो गया। भैया बैटरी लो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का एनर्जी, हमारा एनर्जी लो नहीं होना चाहिए। एक दिए गए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, दिया गया कोई बिंदु है, इससे खींचते रेखा खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, जितना खींचना है खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अनंत हो जाएगा। तो अनंत मतलब अनंत होता है, 4 इनफिनाइट। 20 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण संपूरक कोण से सवाल रहेगा ही रहेगा, तो जब भी 20 डिग्री का पूरक कोण बोलेगा तो सीधा 90 से माइनस कर दो, 90 - 20 कितना हो जाएगा 70 डिग्री, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा अगर संपूरक कोण बोलता तो 180 से माइनस कर देता, क्या दिक्कत था, संपूरक बोलेगा तो 180 से माइनस करोगे, पूरक बोलेगा तो 90 से माइनस करोगे। एक कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, इसकी माप क्या है, चलो मान लेते हैं वो कोण क्या है x, तो संपूरक कोण क्या हो जाए 180 - x होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कोण को x मान लूं तो संपूरक कोण क्या होगा 180 - x। अब क्या बोल रहा है कि कोण की माप यानी कि x क्या है अपने संपूरक कोण की माप से 2 गुनी, अपने संपूरक कोण का माप क्या है 180 - x, और इसका क्या है 2 गुना है, तो 2 गुना हो गया, तो x हो गया, इसको गुना कर देना 38 36 360 हो गया, और -2 × x 2x हो जाएगा। अच्छा -2x से इधर क्या हो जाए +2x, यानी कि x और 2x क्या हो जाए 3x हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 360, 3x बराबर 360, तो x बराबर क्या हो जाएगा 360/3, काट देना 12 में 120 डिग्री आंसर हो जाएगा, 120 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण याद रखना 60 डिग्री का होता है, और प्रत्येक भुजा भी क्या होती है समान होती है, जरूर याद रखना यह चीज। 19 नंबर, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण किसी बाकी 2 कोणों के योग के बराबर हो जाए तो क्या हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 90 होगा तभी ना बाकी 2 मिलाकर 90 होगा और उसके बराबर हो जाएगा, मतलब कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा मेरे भाई। और आज का अंतिम सवाल, क्योंकि इसमें लोग 20 देखने वाले हैं और अगला वीडियो में 20 देखेंगे, ठीक है, क्या है, त्रिभुज PQR सर्वांगसम PQR, सॉरी ABC सर्वांगसम PQR है, तो PR बराबर क्या होगा, तो फिगर से ये बात बोल दो, फिगर PR में इधर क्या है AC, तो PR बराबर AC हो जाएगा। तो ये था दोस्तों टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप एग्जाम के लिए प्रबम मतलब उत्तम, बहुत क्या ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पैटर्न पर इस बार एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, उतना ही फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।